गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सुप्रभात साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए तो शुरू करें। तो हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे, 5 ईयर प्लान। और 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। जिसने भी जिसकी पहली क्लास हो वो 2 क्लास आप जाकर घर पर देख लीजिएगा, है ना। कि जो आर्थिक नियोजन है तो उसमें हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे। तो हमने 8 पंचवर्षीय योजना जो है कंप्लीट कर ली है। आज जो हम शुरू करेंगे वो कब से करेंगे? 9वीं से करेंगे ना। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा टाइम पीरियड बता दूंगा ताकि नए अभ्यर्थियों को थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन सी जो है पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ ली है ना। तो टॉपिक था हमारा 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, आर्थिक नियोजन हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत। ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हमारी स्टार्ट होती है जिनको पता है वो बताते चले भली से। 1991 से 1956 तक जो हमारी सेकंड होती है द्वितीय पंचवर्षीय। ये होती है आपकी 1956 टू 1961। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना होती है ये होती है आपकी स्टार्ट 1961 टू 1966। ठीक है। अब यहाँ पर जो 3 पंचवर्षीय योजना आएगी इसी के बाद में आपका आता है पहली बार 3 वर्ष के लिए जो है एक एक वर्ष के लिए योजनाएं बनाई गई थी तो उन्हें बोला जाता है 3 वार्षिक योजना। 3 वार्षिक योजना। क्योंकि हम डिटेल में जब पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना होती है तो इसमें कृषि को ध्यान में रखकर जो है कार्य किए जाते हैं, जो कि हमने देखा था कि किस मॉडल पे आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। और हेराल्ड डोमर मॉडल ने बताया था कि हम क्या करेंगे, पहली बार जो है कृषि के लिए अच्छी सिंचाई के लिए जो है परियोजनाओं को जो है शुरू करेंगे। तो 3 परियोजना हमने इसमें प्रमुख रूप से देखी थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी जो भाखड़ा नांगल परियोजना थी जो कि सतलज नदी पर बनाई गई थी। और आपने देखा होगा कि आज उसकी अगर लोकेशन देखें तो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है ना। फिर हमने दूसरी देखी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी में थी पश्चिम बंगाल में। तीसरी हमने देखी थी महानदी परियोजना जो कि किस नदी पर, उसमें किस स्टेट में आती है आज के टाइम पे? उड़ीसा वाले क्षेत्र में ना। और महानदी का नाम मतलब महानदी पे ही थी, है ना। फिर हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखी थी। हाँ, इसी के साथ कुछ प्रोग्राम भी देखे थे। 1952 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। सांप्रदायिक नहीं, सामुदायिक, है ना। कम्युनिटी मतलब सारी कम्युनिटी को विकास के लिए हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था। फिर 1952 में हमने जो प्लानिंग गैप था, सॉरी परिवार नियोजन। ठीक है। परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग की जो है इसमें पहली बार बात करी जाती है 1992 में। फिर हमने राष्ट्रीय प्रसारण सेवा को भी देखा था। ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड जो परियोजना सॉरी पंचवर्षीय योजना देखी थी तो इसमें हमने क्या क्या देखा था, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और इस परियोजना में क्या किया गया था, भारी जो इंडस्ट्रियां थी, भारी जो उद्योग थे, जिसमें हमने 3 उद्योग प्रमुख रूप से देखे थे। कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ हाँ, दुर्गापुर, भिलाई और राउल केला। जो दुर्गापुर था आप किसके सहयोग से खोला गया था? ब्रिटेन के सहयोग से, यूके के सहयोग से। ठीक है। और कहां पर स्थापित किया गया था दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल। सेकंड अपने कौन सा देखा था? भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से? यूएसएसआर यानी रसिया के सहयोग से। और कहां स्थापित किया गया था?
छत्तीसगढ़ में। फिर अपन ने तीसरा देखा था कौन सा, राउरकेला, और राउरकेला कौन सी जगह था, जर्मनी के सहयोग से खोला गया था और उड़ीसा में स्थापित किया गया था। तो ये हमने किसी योजना में देखा था, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। तीसरी परियोजना जो आई, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें हमने देखा था कि कृषि और आपके उद्योग दोनों को ही ध्यान में रखकर जो है विकास करने की बात कही गई थी। तो इसमें दोनों को ही ध्यान में रखकर क्या क्या किया गया था। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना इसलिए असफल मानी जाती है कि इसमें जो टारगेट रखे जाते हैं उतना हम अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें एक तो हमने देखा था कि 1961 में कौन सा युद्ध हो जाता है, भारत चीन युद्ध हो जाता है। सेकंड हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो जाता है और सूखे की जैसी स्थिति भी बन जाती है। लेकिन फिर भी इसमें हम क्या करते हैं, एक बोकारो प्लांट जो स्टील प्लांट होता है उसको हम स्थापित करते हैं, और एक और जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसकी भी स्थापना इस समय हो जाती है। तो ये सारे जो दो चीजें इसमें होती हैं। बाकी फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता कि हम दोबारा से 5 वर्ष के जो है प्लान बना सके। तो फिर जब प्लान का पैसा नहीं होता तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 वार्षिक जो है योजना लेकर आते हैं 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का मतलब यहाँ पर एक तो चलेगी 1966-67 के लिए, फिर हमने देखा 1967 से 68, फिर हमने देखा 1968 से 1969, है ना। ये 3 जो है क्या किए गए थे, भारत सरकार के द्वारा उस समय एक एक वर्ष के लिए जो है योजनाएं स्थापित की गई थी कि भाई 5 वर्ष के लिए योजना बनाने के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि एक एक वर्ष के लिए यहाँ पर योजनाएं तैयार करेंगे। इसलिए इसको बोला जाता है 3 वार्षिक प्लान, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष के लिए अलग अलग एक एक साल के लिए जो है योजनाएं यहाँ पर मतलब परियोजनाएं बनाई गई थी कि भाई हम एक वर्ष में जो है कितना क्या करेंगे, है ना। क्योंकि 5 वर्ष के लिए प्लान बनाते थे उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता था और उसमें किस तरह से करना चाहिए वो भी। फिर हमने इसके बाद में पढ़ी थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, है ना। 3 हमारी हो गई। अब आएगी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नए अभ्यर्थियों को घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ऑनलाइन हुई हैं, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी ना। बाकी जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी हमने डिटेल में अगली क्लासों में कंप्लीट कर ली थी। बाकी मैं यहाँ टाइम पीरियड आपको इसलिए रटवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि कौन सी योजना कब से कब तक चली है। तो हमने देखा था कि 3 वार्षिक योजनाएं आती तो वो 1969 तक तो चलती हैं। फिर यहाँ ये 5 वर्ष के लिए आती है तो ये चलती है 1974 तक। कौन सी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था, किसकी, हाँ 1969 में क्या हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और इंदिरा गांधी क्या करते हैं इस समय 14 बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण भी करती है। और क्या हुआ था, हाँ इसी के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और हाँ इसी के अंतर्गत जो है आपका देखो भारत पाकिस्तान दूसरा वाला जो युद्ध होता है तो उसमें 1971 में बांग्लादेश क्या होता है, नया एक देश जो है बनता है। और क्या हुआ था, हाँ 1974 में क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, है ना। शुरुआत यहां से हो गई थी पहली बार, लेकिन सफल हम कब हुए, इसमें हम असफल होते हैं, सफल होंगे हम जब अटल बिहारी जी की सरकार आएगी, आगे जाकर मैं बताऊंगा उसको ना। तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिर हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये चलती है आपकी 1974 से, अब इसको 1979 तक चलना था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बीच में इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है गिर जाती है और कहीं ना कहीं जो है दूसरी सरकार जनता पार्टी की सरकार आती है जिसमें मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं ना। तो पहली बार कांग्रेस की गैर कांग्रेसी सरकार ने क्या करी थी, यहाँ सरकार बनाई थी। तो ये क्या है, योजना को आगे चलने नहीं देते,
1978 तक ही इसका जो है टाइम पीरियड रहता है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल तक नहीं चली, तो वो कौन सी आती है आपकी 5वीं, जो कि 4 साल तक ये चल पाती है। फिर दूसरी सरकार आती है तो दूसरी सरकार क्या करती है, अलग जो है अपने प्लान लेकर आती है। फिर आपको देखना है कि 3 वर्ष के बाद, एक तो 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में आए थे प्लान रोल, जिसको क्या बोला गया 3 वार्षिक योजना, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ 5वीं के बाद में भी क्या होंगे, 2 वर्ष के लिए जो है रोलिंग प्लान आएगा, रोलिंग प्लान। तो इसमें जो है ये रहेगा, एक तो 1978 से 79 और एक रहेगा 1979 से 80, ठीक है। ये कितने साल का था, 2 वर्ष का। तो ये भी क्या है, योजना अवकाश की श्रेणी में आता है। फिर हमने देखी थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब तक चलती है, तो 1980 से 1985 5 वर्ष की जो है यह योजना होती है। तो इसमें जो है हमने देखा था कि इंदिरा गांधी क्या करते हैं, यहाँ पर तो चुनाव हार जाती है, मोरारजी देसाई क्या करते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। फिर उसके बाद में 1980 में फिर वापस चुनाव होते हैं, तो वापस से क्या होते हैं, इंदिरा गांधी की एंट्री हो जाती है। तो फिर वापस से जो है 5 वर्ष के लिए योजनाएं तैयार होती है। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना उसी के टाइम पे आते हैं। लेकिन 1980 के बाद में 4 साल तक ही वो क्या करती है, प्रधानमंत्री पद पर रह पाती है। तो इसी योजना में क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था कि एक तो ब्लू स्टार जो है ऑपरेशन वो चलवाती है। फिर हमने देखा था कि उसी से क्या होते हैं, सिख दंगे भड़क जाते हैं पंजाब के खालिस्तान क्षेत्र में। और जो उनके बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, कौन कौन से थे, एक तो बेअंत सिंह और एक संवत सिंह, उन्होंने दोनों ने क्या कर दी, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर देते हैं। कब करते हैं, 31 अक्टूबर 1984 में, ठीक है। फिर 85 में कौन बन जाते हैं पीएम, उनके बेटे राजीव गांधी क्या होते हैं, पीएम बन जाते हैं। फिर आपकी 7वीं जो पंचवर्षीय योजना आती है, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये कब तक रहेगी, फिर 1985 से 90 तक, ये रहेगी 90 तक, ठीक है। 92 तक नहीं रहेगी, वो 80 से, क्योंकि 5 वर्ष के लिए ही बनती है ना। तो उसमें भी फिर जैसे 2 पंचवर्षीय योजना के बाद में यहाँ गैप आया था, उसी तरह से एक गैप और आएगा यहाँ, ठीक है। ये लास्ट गैप रहेगा, 3 बार गैप आता है योजना अवकाश। ठीक है, तो यहां पर भी 2 वर्ष के लिए योजना अवकाश रहता है। एक तो आपका 1990 से 91, और एक रहता है आपका 1991 से 92। ठीक है, ये 2 योजना अवकाश, मतलब एक एक वर्ष के लिए फिर यहाँ भी योजना बनती है। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना यहाँ पर भी नहीं आती। फिर अपन देखते हैं 92 से लेकर 97 तक, वहां पर जाकर जो है आपकी क्या होती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत होती है ना। क्योंकि ये घटनाएं अपन डिटेल में काफी पढ़ चुके हैं, तो मैं केवल यहाँ पर उतना ही बताऊंगा जितना आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए ना, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे। तो फिर अपन ने देखा था कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8 5-year प्लान। आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो ये रही थी हमारी 1992 से 1997 तक। अब बताओ मुझे ये किस मॉडल पे आधारित थी। तो उस समय नरसिम्हा राव की क्या होती है, सरकार आ जाती, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी 1985 में बन गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, राजीव गांधी भी चुनाव रैलियों के लिए जाते हैं, कहां पर, दक्षिण भारत में। तो उस समय क्या हो जाती है,
क्योंकि उस समय जो वीवी गिरी थे वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, उधर एक और बनते चंद्रशेखर, तो वहां उनकी क्या हो जाती है, दक्षिण भारत में मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको तमिल जो एलम था, संगठन था, कौन सा बताया था ना कल, लिट्ठे, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, तो उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसी के बाद में दो और प्रधानमंत्री का कार्यकाल हम देखते हैं, एक तो कौन से वीवी गिरी आते हैं और एक और आते हैं चंद्रशेखर। फिर उसके बाद में जो है नरसिम्हा राव की क्या होती है, सरकार बनती है 1991 में, और उस समय वित्त मंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया जाता है, इस पंचवर्षीय योजना का जो है ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और इसमें ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में क्या करते हैं, ये चलते 97 तक, 92 से 97 तक। और इसमें जो थीम रखी जाती है वो कौन सी रखी जाती है, एक तो आपका एलपीजी की रखी जाती है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो जब ये थीम रखी गई थी तो इसमें क्या किया गया था कि एक तो अर्थव्यवस्था को कैसा बनाया गया था, उदार बनाया गया, मतलब जो कानून नियम थे उनको क्या किया गया, थोड़ा उदार बनाया गया, ताकि कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ आए, अगर अपना प्रोजेक्ट लगाए तो वो आसानी से क्या कर सकता है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। फिर हमने देखा था कि जो कुछ उद्योगों को क्या कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अच्छा प्रोडक्शन करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, रोजगार मिलता रहे, क्योंकि सरकार सारे कार्य नहीं कर सकती है ना। फिर हमने देखा था तीसरा ग्लोबलाइजेशन, मतलब उसमें क्या था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या करेगी, बाहर के देशों से व्यापार करेगी, ताकि हमारे कुछ सामानों की जरूरत हमें भी पड़ती है, कुछ हमारे सामान भी क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसका कार्य यहाँ होता है। फिर हमने देखा था इसके अंतर्गत मानव संसाधन का विकास करना, इसमें टारगेट बनाया गया था कि सारे लोगों का क्या करना है, हमें विकास करना है। जो कैसे होगा, शिक्षा के अलावा पोषण अच्छा देंगे, फिर उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको कुशल बनाएंगे, ठीक है, तब जाकर क्या होगा, मानव संसाधन का विकास होगा। ये सारी चीजें हमने किसमें देखी थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में ना। इसमें हमने देखा था कि जो हमने सेबी पढ़ा था, सेबी को क्या मिला था, वैधानिक दर्जा भी मिल गया था। सेबी के अलावा हमने देखा था WTO, है ना, उसका क्या होता है, भारत इस समय संस्थापक देश भी मिलता है, बनता है, क्योंकि WTO से पहले क्या था, गेट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्यूरिटी। तो ये क्या करता था, पहले व्यापार करने में जो है अपनी भागीदारी करता था, लेकिन व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए जो है फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है, यहाँ स्थापना करी जाती है 1995 में। एक और 1995 में मिड डे मील योजना भी आती है, जो क्या करती है, बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए जो है इसको शुरुआत करी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी क्या हो, स्कूलों में भाग ले पाए, है ना। इसके पहले क्या थे, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में इनमें नहीं इतने जा पा रहे थे ना। अब आज जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये 8 हमने क्या है, 2 क्लासें आपको लेनी पड़ेगी आगे की जाकर, तो उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 1997 टू 2002, ठीक है। मतलब 1997 से 2002 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा, कौन सी का, आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। अब इसमें जो थीम रखी गई थी, ये रखी गई थी न्यायपूर्ण, इसका कोई मॉडल नहीं है ना, न्यायपूर्ण वितरण एवं आर्थिक समानता एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, इसका जो उद्देश्य रखा गया था, या फिर हम कहें जो थीम थी वो रखी गई थी, कौन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब ये न्यायपूर्ण वितरण होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें यह था कि जो इकोनॉमी है उसमें जितना भी संसाधन है, जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, सबको न्यायपूर्ण जो है वितरण करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास
100 पेन है, उस 100 पेनों में से हम क्या करेंगे कि सबके लिए अगर हमें बराबर बराबर बांटेंगे तभी क्या कहलाएगा, वो न्यायपूर्ण वितरण कहलाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, हमारे पास जो रिसोर्स है उसका क्या करना है, हमें अलग अलग तरीके से सबको बराबरी की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जब बराबरी भागीदारी हो जाएगी, वितरण बराबर हो जाएगा, तभी जाके क्या आएगी, समानता आएगी। क्योंकि उस समय का जो समाज था उसमें क्या थी, जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गरीब है, बहुत सारे अमीर हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो संसाधन का बंटवारा है वो किस लिए कर रही है कि लोगों को समान आए, समान लाए। जैसे उस समय तो खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी उसमें भी क्या होती थी, बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी, तो लोगों को कैसे उन तक पहुंच बनाए और सबको समान रूप से जो है खाने पीने की वस्तुएं उन तक भेजी जाए, उसके लिए ये क्या करी गई थी, इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में थीम रखी गई थी कि न्यायपूर्ण जब वितरण हो जाएगा और समानता आ जाएगी तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, यानी विकास करेंगे। तो ये तो क्या करी गई थी, थीम रखी गई थी। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 6.5% का, कि भाई जो जीडीपी जो दर है उसकी विकास दर से कितना करेंगे हम, 6.5% जो है उसकी विकास दर से वृद्धि करेंगे। ये हमने क्या किया था, लक्ष्य रखा था। लेकिन जो इसमें प्राप्त होता है वो थोड़ा कम हमें प्राप्ति होती है, लगभग 5.4 की जो है क्या कर पाते हैं हम, अचीव कर पाते हैं। इसमें जो जीडीपी विकास दर है उस लक्ष्य को हमने कितना रखा था, 6.5% रखा था, लेकिन जो अचीव कर पाए हैं वो कितनी विकास दर से कर पाए हैं, 5.4%। अब इसमें जो है ध्यान किसके लिए ऊपर दिया गया था, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया था, जोर दिया गया था कि भाई सभी जो लोग हैं उनके लिए हम प्राइमरी जो एजुकेशन है वो तो क्या करवा पाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर क्या किया गया था, ध्यान दिया गया। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे क्या किया गया, फोकस किया गया कि भारत का जो भी नागरिक है उनके जो बच्चे हैं, मतलब प्राथमिक शिक्षा तो हमें सबको क्या करवानी है, प्राप्त करवानी। इसके अलावा अब इसी के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए गए थे, क्योंकि हमने आगे की जो पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी तो उसमें क्या किया था, टारगेट रखा गया था कि हम क्या करेंगे, मानव को संसाधन के रूप में जो है कार्य देंगे। अब संसाधन के रूप में कार्य देने के लिए यहाँ पर क्या की गई थी, रोजगार के लिए जो है 2 योजनाएं चलाई गई थी 1999 में। इनको लिख लीजिए, एक तो थी 1999, पहले इसके पहले आप वो लिख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी वाला, जब उनकी सरकार आती है, क्योंकि देखो ये 2 बार 3 बार सरकार बनती है, लेकिन इनकी जो एक बहुमत की जो सरकार बनती है वो तीसरी बार जाकर बनती है। जैसे देखिए कि हमने देखा था जब अटल बिहारी, एक तो 1991 में किसकी सरकार आती है, एक तो नरसिम्हा राव की और एक आपकी हाँ नरसिम्हा राव तो प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय वित्त मंत्री कौन होते हैं, तो मनमोहन सिंह होते हैं। फिर उनके बाद में भी उठापटक चलती रहती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो केवल 13 दिन ही क्या कर पाते हैं, सरकार चला पाते हैं। फिर सेकंड पारी में क्या करते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो केवल 13 महीने ही जो है वो सरकार चला पाते हैं। उनके विरोध में क्या किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव लाने पे वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी बाद में उनकी सरकार गिर जाती है। मतलब पहली बार जब बनते हैं तो 13 दिन चलाते हैं, फिर दूसरी बार बनते हैं तो 13 दिन चलाते हैं, फिर तीसरी बार जब उनकी सरकार बनती है तब जाकर वो क्या कर पाते हैं, पूरे 5 वर्ष तक जो है प्रधानमंत्री वो बने रहते हैं ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कब से, 1997 से 2002 है ना। तो अब इसमें देखो क्या क्या हुआ था कि एक तो 1997 में इसमें शहरी लोगों के लिए रोजगार के लिए एक योजना चलाई गई थी, उसी को बोलते हैं स्वर्ण जयंती पे हुई थी स्टार्ट ये। तो स्वर्ण जयंती पर शहरी रोजगार योजना कब चलाई गई थी, 1997 में 1997 में स्वर्ण जयंती थी उस दिन, तो उस पर एक योजना स्टार्ट करी गई थी। कौन सी, शहरी रोजगार योजना।
फिर भाई ग्रामीण लोगों के लिए भी क्या की जाए, योजना तैयार करी गई। तो ये ग्रामीण लोगों के लिए दी गई थी 1999 में, मतलब 2 साल बाद। ग्रामीण रोजगार योजना। लेकिन यहाँ 98 की 2 घटनाएं लिख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, सफल परमाणु परीक्षण करते हैं। सफल परमाणु परीक्षण, ठीक है। 1998 में क्या करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ सरकार होती है, और आपने देखा होगा अगर किसी ने वो परमाणु परीक्षण वाली परमाणु मूवी भी आई थी ना, तो उसमें क्या होते हैं, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम खुद जो है उसमें भागीदारी करते हैं परमाणु केंद्र पर जाकर, है ना। और याद रखना कि परमाणु परीक्षण का जो केंद्र है हमारे यहाँ पर, वो कहाँ पर है, तो राजस्थान के पोखरण जगह में है ना। अगला लिखिए, जब ये प्रधानमंत्री जी बनते हैं कौन, आपके अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये एक बस सेवा जो है उसकी भी शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लाहौर तक ये क्या करते हैं, दिल्ली से लाहौर बस के बैठकर खुद यात्रा करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करी थी, लाहौर से मतलब पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए भी क्या करी थी, बस सेवा की शुरुआत करी थी। कब, 1999 में। तो उस समय पीएम जो होते हैं वहां के पाकिस्तान के, वो कौन होते हैं, नवाज शरीफ होते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, इसमें 1999 इसी में एक एक्ट लाया जाता है, फेमा एक्ट। 1999 फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यानी कि फेमा क्या था कि जो हम विदेशी जो व्यापार करते थे, उस विदेशी व्यापार को भी क्या किया जाए, अच्छे से किया जाए, सफलतापूर्वक किया जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए फेमा एक्ट लाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्योंकि इस समय क्या है, जब हमने देखा था 1991 के टाइम पे, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा बाजार है वो क्या था, बहुत ज्यादा कम हो गया था। मतलब जैसे हम एक तो करते हैं एक्सपोर्ट, एक करते हैं इंपोर्ट, है ना, आयात और निर्यात, इसको हिंदी में बोल देते हैं ना। आयात मतलब इंपोर्ट और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें उतना ही क्या करना पड़ेगा, पैसा दूसरे देश को देना पड़ेगा। किस फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में, ठीक है। आज भी हम जो है अगर बाहरी देशों से क्या करते हैं, कुछ चीजें मंगवाते हैं, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, उनको पे करना पड़ता है। और वो किस फॉर्म में करते हैं, तो डॉलर के फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हो गई थी, भारी कमी आ गई थी। कब, 1991 के टाइम पे ही। तो वो मंदी क्या चली आ रही थी कि भारत के पास यहाँ तक भी क्या है, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई थी। तो इसलिए जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या होती है हमारी, उतनी सफल नहीं हो पाती। ये कारण था कि हमारा आयात क्या था, उस समय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने एकदम क्या करी थी, इकोनॉमी को खोल दिया था। अब जैसे ही हमने इकोनॉमी खोली, तो बाहर की जो विदेशी वस्तुएं हैं वो हमारे पास क्या होने लगी, बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगी थी, और उनके बदले हमें क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था। और हमारी जो वस्तुएं हैं वो वस्तु उतनी नहीं जा पा रही थी। अगर हमारी वस्तु सेम जाती और उधर की भी वस्तु सेम आती, तो हमारा क्या होता, जो विदेशी व्यापार है वो क्या होता, बैलेंस होता। लेकिन वो बैलेंस ही नहीं हो पाया है ना। तो इस वजह से हम क्या कर गए, लॉस में चले जाते हैं, है ना। तो हमारा निर्यात क्या होता है, उस समय कम होता है, और आयात क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और यही स्थिति वर्तमान में अगर आप देखो तो अमेरिका के से सीख सकते हो। अभी कल ही एक आर्टिकल आया था कि अमेरिका ने क्या किया है, अपने डॉलर का डिवोल्यूशन कर दिया है, अवमूल्यन कर दिया है। अवमूल्यन क्यों किया, कि अमेरिका भी क्या करता था, छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको क्या करता था, सभी देशों से मंगवाता था। तो उसकी जो इकोनॉमी थी उसमें क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा चीजें आने लगी थी, तो निर्यात बहुत कम होने लगा था। अब वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया, डॉलर का डिवोल्यूशन कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका क्या हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, है ना। और आपने एक और चीज देखी होगी
कि दो ही कंडीशन में क्या किया जाता है कि भाई व्यापार घाटे को मैनेज किया जाता है। कैसे? एक तो टैरिफ लगाकर, आप सुनते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब से सरकार में आए हैं तो वो बार बार टैरिफ की बात करते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने क्या किया, हमने आयात किया आपसे 100 रुपए का, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए बैलेंस करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर लो, सामान खरीद लो हमारा, या फिर आप क्या करो, जैसे मान लीजिए हमने तो 80 रुपए का किया और यहां पर इन्होंने 100 रुपए का खरीदा, हमने उनसे केवल 80 का ही खरीदा, तो डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं हम आप पे क्या करेंगे 20% जो है टैरिफ लगा देंगे, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है देशों की, तो इसलिए इसने किया क्योंकि इसका क्या हो रहा था, निर्यात बहुत कम हो पा रहा था। तो या तो मुद्रा का डिवोल्यूशन कर सकते हैं या फिर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि विदेशी मुद्रा में जो व्यापार होता है उसको बराबर करने के लिए, क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो लॉस में चले जाएंगे, है ना, हमें उसके बदले पैसा तो देना पड़ता है ना, तो इसलिए जो है वो डिवोल्यूशन अभी कर रहा है। तो हम तो डायरेक्ट बात करें कि जो फेमा एक्ट लाया गया था, ये क्यों लाया गया था कि विदेशी जो व्यापार हमारा होता है उसमें संतुलन बना रहे और उसमें कोई ज्यादा है दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगली लिखिए, इसमें 2000 में आई थी प्रधानमंत्री, हाँ एक और लिख लो इसमें, इरडा, IRDA 1999 में ही क्या होती है, इरडा की भी स्थापना होती है। इरडा फिर 2002 में आपने देखा होगा, 2001 में आता है, पहले एक्ट लिख लीजिए। 2001 में एक अभियान का नाम सुना होगा आपने, सर्व शिक्षा अभियान आता है, जो क्या कहता है कि सभी देश के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कौन सा, 86वां, यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, एक तो आपका जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे, उसमें भी क्या कर दिया जाता है, आर्टिकल को इसको जोड़ दिया जाता है कि भाई शिक्षा सभी के हम क्या करेंगे, निःशुल्क प्रोवाइड करवाएंगे प्राथमिक लेवल पर। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य में किसको जिम्मेदारी दी गई थी, बच्चे के माता पिता हो सकते हैं या संरक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है परिवार में से, तो वो क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को कहाँ तक पहुंचाएगा, वो स्कूल तक पहुंचाएगा ना। तो मौलिक कर्तव्य में तो जोड़ा गया था, लेकिन एक अलग से आर्टिकल भी 45A में जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स, नहीं फंडामेंटल राइट्स 21A आएगा। ठीक है, और वहां पर थे DPSP, तो उसमें भी जोड़ा जाता है, और आपका एक मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था। हाँ, इरडा ये संस्था है ना, इसको थोड़ा मैं चेक करना भूल गया हूं, उसको कल मैं देखकर आपको बता दूंगा। ठीक है, इरडा ये भी एक बैंक की तरह ही संस्था है ना। अगला लिखिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसमें पोषण की भी बात करी जाती है कि भाई जो SC ST OBC की जो महिला है उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी जाकर वो स्कूल जा पाएगा ना, उसको अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे। तो ये सारे जो काम है वो किसमें करे जाते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। लेकिन ये क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी होने की वजह से हम क्या करते हैं, जितना हमने लक्ष्य रखा होता है उतना हम अचीव नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो आपका टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 2002 से लेकर 2007 तक। तो इसमें जो थीम रखी गई थी वो थी मानव संसाधन का विकास करना और आर्थिक संरचना पर ध्यान देना। इसकी जो थीम थी वो थी मानव विकास एवं आर्थिक संरचना पर ध्यान देना।
ये जो लिख रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है ना, पीछे तक दिखाई तो दे रहा है ना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक जो है पूछ सकते हैं ना, गलत मत लिखिएगा। तो इसमें लिखिए भाई, इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था वो रखा था 8% कि भाई हम जीडीपी की जो 8% दर से हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, 8% रखा गया था। लेकिन हम इसमें जो अचीव कर पाते हैं वो रख पाते हैं 7.5%। जो प्राप्ति होती है इसमें हमें वो कितनी होती है, 7.5% जो है हम क्या कर पाते हैं, लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। कि भाई जीडीपी की जो ग्रोथ होती है, विकास दर, वो कितनी रहती है, इसमें 7.5 दर को हम प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या होता कि 2003 में हम इसी समय क्या करते हैं, जो पहली बार चंद्र मिशन की हम बात करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस पर वर्क करना जो है हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर शुरुआत कर दी थी। ठीक है, कब, 2003 में। फिर हमने देखा था कि जो दिल्ली मेट्रो है, उस दिल्ली मेट्रो पर जो कार्य शुरू किया गया था वो भी कब किया गया था, इसी समय किया गया था। याद रखना कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। एक तो जो चंद्रयान जो है मिशन, उसकी शुरुआत होती है 2003 में। फिर हमने दिल्ली मेट्रो पर काम करना शुरू कर दिया था। इसी के अलावा सड़क और जो टेली कम्युनिकेशन है उसको भी हमने बेहतर बनाने के लिए कार्य किया था। क्योंकि भाई इसमें क्या करना है, हमें एक तो मानव का विकास करना है और आर्थिक जो संरचना है उस पर भी क्या करना है, ध्यान देना है। तो एक तो चंद्रयान यानी कि वो स्पेस के लिए बात करी गई थी। फिर हमने सड़क और टेली कम्युनिकेशन मतलब बुनियादी जो संरचना है, क्योंकि भाई हम अर्थव्यवस्था को मजबूत तो बनाएंगे लेकिन अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, जैसे मैंने आपको कई बार क्लास में पहले भी बता चुका हूं कि जब आपकी सड़क कनेक्टिविटी होगी अच्छी, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो लोग क्या होंगे, वहां पर आकर अपने उद्योग स्थापित करेंगे। और जब उद्योग स्थापित करेंगे तो वहीं पर लोग जो है क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे और वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको रोजगार प्राप्त होगा। अब जैसे ही ज्यादा रोजगार उनको प्राप्त होगा तो फिर वो क्या होगा, उनको मतलब इनकम उनके पास आएगी, और इनकम जब पास में आएगी तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जब पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो यहां पर लक्ष्य कितना हुआ था हमें, 7.5%। तो इसमें लिख लीजिएगा क्या क्या हुई थी 2003 में। तो चंद्रयान मिशन की क्या होती, शुरुआत होती है। इसी समय हम देखते हैं दिल्ली मेट्रो। ठीक है भाई, कनेक्टिविटी तो हमें अच्छी करनी है। दिल्ली मेट्रो के अलावा हम देखते हैं कि यहीं पर क्या होती है, आपकी संचार व्यवस्था शुरू होती है, संचार और सड़क। जब भारत की सड़क अच्छी होगी, टेली कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, विकास के चांस जो है हमारे ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगला लिखिए इसमें 2005 में आपका आता है सूचना का अधिकार। 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, या इसी को बोलते हैं सूचना का अधिकार। ठीक है भाई, अब क्या कर सकता था, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कार्यालय में जाकर क्या मांग सकता था, सूचना मांग सकता था। ये सूचना का अधिकार जो है इसलिए लाया गया था कि पहले आरोप लगते रहते थे कि सरकारें क्या कर रही है, बहुत सारे जो विभाग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, है ना। जो कार्य करते हैं वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, हमें टाइम पे जो है सेवाएं नहीं मिल पाती है ना। हमारे जो खाते हैं, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार में क्या होता था, राजीव गांधी ने खुद अपनी बात कही है कि हम जब यहाँ से 1 रुपया डालते हैं तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, है ना। और आज देखते हो आप, सरकार जितने खाते में डालती है वो खुद के खाते में डालती है तो उसको उतना ही पैसा क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा 2 योजनाएं चलाई थी। एक तो आपने देखा होगा कौन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसका जितना भी पैसा है वो जितना प्राप्त आपको मिलना होता है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्या करते हैं, डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में
पैसा पहुंच जाता है। लेकिन उस समय की जब सरकारें पैसा डालती थी तो जो आम नागरिक होता था, जैसे मान लो वहां से 1 रुपया किसी के खाते में डालना होता था तो केवल कितना पहुंच पाता था, 15% पहुंचता था, 85% गायब हो जाता था। मतलब अधिकारी कर्मचारी क्या करते थे, मिलकर उसमें हो सकता था भ्रष्टाचार के ज्यादा चांस मिल रहे थे ना। तो फिर सूचना इसीलिए मांगने का जो है जनता को अधिकार दिया गया है कि भाई अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना अधिकार मांग सकता है। अगला है 2005 में आशा जो आंगनबाड़ी होती है ना, उसमें आशाओं की जो है क्या करी गई थी, भर्तियां करी गई थी, क्योंकि शिक्षा के अलावा हमें स्वास्थ्य को भी क्या करना है, बेहतर तरीके का बनाना है। 2005 में क्या किया था, आशा ए सोशल हेल्थ एग्रेडेशन, या एक्टिविस्ट भी बोल सकते हो आप, एक्टिविस्ट ही आएगा यहाँ ना। आशा का मतलब ए सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब सरकार से सहायता, मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा क्या होती है, ये प्राप्त मान्यता प्राप्त एक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छी पहल करी गई थी। मतलब कि एक कोई भी महिला हो सकती है, और इसमें ये ध्यान रखना कि ये महिलाएं होती है आशा ना, कोई भी पुरुष आपको आशा के रूप में नहीं मिलेगा ना। तो एक ये महिला सशक्तिकरण का भी इसमें क्या किया गया था, ध्यान रखा गया था। तो आशा महिलाओं की क्या करी गई थी, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पे क्या होगी, एक आशा होगी जिसका कार्य क्या होगा कि उसके क्षेत्र में जितने भी, जैसे आप हर वार्ड में देखते होंगे आंगनबाड़ी मिल जाती है, और उस आंगनबाड़ी में क्या होते हैं, एक तो आपको प्रमुख मिलेगी, फिर उसकी सहायक मिलेगी, और कहीं फिर जाकर जो है आशा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आशा को उस समय शुरू में वेतन नहीं मिलता था, केवल वो जो कार्य करती थी उसी का क्या होता था, उसको भुगतान प्राप्त होता था। अब तो शायद इसकी थोड़ी बहुत जो है 5,000 लगभग इसकी सैलरी भी रख दी गई है कि भाई कुछ तो पैसा हम इनको दें। और जैसे कोई महिला है, अगर वो डिलीवरी पीरियड में है तो उसको अगर वो अस्पताल तक पहुंचाती है, क्योंकि संस्थागत क्या किया गया था, प्रसव को भी जो है ऐड किया गया कि भाई कुछ डिलीवरी जो है गांव में हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं में क्या होती है, खून की कमी होती है, तो उनको क्या है उपचार अच्छा नहीं मिलता, घर पे डिलीवरी हो गई तो वो जान गंवा देती थी। कभी कभी बच्चा ही सुरक्षित नहीं होता था तो बच्चे की भी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर और आपकी मातृत्व मृत्यु दर को क्या किया गया था, ध्यान में रखकर इनको आशाओं को क्या किया गया, मतलब इनको तैनात किया गया कि भाई सभी आशाएं क्या करेगी कि अपने यहाँ के जितने भी पेशेंट होंगे जिनको क्या पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब अगला लिखिए 2006 में। 2006 में आपका आता है मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले ये नरेगा के नाम से होता है, मनरेगा बाद में बनता है ना, याद रखना। पहले जब शुरुआत होती है 2006 में तो ये नरेगा रहता है ना। मनरेगा मैंने इसलिए लिख दिया कि पूरा आपको नाम याद हो जाएगा। मनरेगा ये 2009 में जाके बनता है ना, पहले ये नरेगा होता है 2006 में। इसमें क्या था कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मजदूर व्यक्ति हैं उनको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्य मिलेगा। और ये एक्ट जो बनता है वो पहले बाद में बनता है, क्योंकि मनरेगा जब आती है स्कीम तो इसमें आपने देखा होगा आज के टाइम तो लगभग 100 दिन का जो रोजगार है उसको अगर मिलता भी नहीं है तो वो पात्र होता है रोजगार पाने का, या सैलरी उसको मिलनी चाहिए। या तो उसको रोजगार दे दो, अगर वो रोजगार भी नहीं मिलता तो क्या करना पड़ेगा, उसको 100 दिन का जो है भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आज देखते होंगे आप जो सेक्रेटरी होते हैं वो छोटा मोटा काम जो है उन लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं, चाहे तो नहर बनवाने के दौरान करवा देते हैं, चाहे कोई गड्ढा या कोई पुल वगैरह बन रहा है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर उनको रोजगार वो दिला देते हैं ना। तो ये मनरेगा क्यों लाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार की जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करी जा सके, उनको भी जो है पैसे मिल सके। तो ये पहले नरेगा के रूप में तो स्टार्ट होता है, फिर मनरेगा बाद में जाकर ये बन जाता है ना। पूरी फुल फॉर्म जरूर लिख लेना इनकी, क्योंकि पूछी जाती है भैया ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो,
पहले नरेगा था, आप तो ये याद रखना, पहले जब ये शुरू हुआ था तो नरेगा था, है ना। वर्तमान में इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं ना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए कि नरेगा क्या था। तो जब 2006 में नरेगा के नाम से शुरुआत होती है, फिर बाद में मनरेगा। गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, क्या हुआ? गलत लिख दिया क्या? देख लेता हूं भैया ना। मनरेगा ठीक तो है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखो इसको ऐसे समझो, मनरेगा, ठीक है, मन रेगा, है ना। हिंदी में तो ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है ना, वो है महात्मा गांधी, एन से है राष्ट्रीय, रूरल से है ग्रामीण, ई से है एम्प्लॉयमेंट, जी से है गारंटी और ए से है एक्ट। पूरा है ये अधिनियम, है ना। ये क्या किया, पहले ये अधिनियम नहीं था, बाद में क्या किया, कानून इसको बाद में बना दिया गया था, ठीक है, ताकि सभी लोगों को क्या मिल जाए, क्योंकि जब एक्ट बन जाता है तो वो लागू जब हो जाता है तो फिर वो देना ही पड़ता है ना। अगला लिखिए इसमें, कितनी बार बता दिया भाई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी, अब तक तो मैं लिख ही देता ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लिख लिया सबने? क्योंकि भाई पूरा मैं लिखाऊंगा ना तो टाइम इसलिए ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा तो आप लिख लोगे। अब मुझे थोड़ी पता है कि आप तो 5वीं क्लास के बच्चों की तरह हो रहे हो कि जितना सर ने लिखा हम तो उतना ही लिखेंगे, ठीक है। कुछ अपने स्वर्ण इंद्रियों का भी भाई यूज कर लिया करें, कि जो मैं बोलता हूँ मुख के द्वारा उसको आप रिटर्न कर लिया करें। अगला लिखिए इसमें, इसका जो मनरेगा लाने का ये था कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसको वही बढ़ोतरी हो सके, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पहले पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय में जब अपन ने पढ़ा था तो वो तो पूरे भारत की होती है, और प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की होती है ना। तो राष्ट्रीय आय जितनी होगी उसमें क्या करते हैं अपन, जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है उसकी निकल कर आ जाते हैं ना। तो इसमें जो है पीसीआई को जो है क्या किया गया था, बढ़ाने के लिए कार्य किया गया था। मतलब सब नागरिकों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उनकी आय भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे गांव में अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों को ही क्या किया जाता है, जॉब कार्ड उसका बनाया जाता है, और जॉब कार्ड में सबके नाम होते हैं और सब लोग क्या कर सकते हैं, कार्य करने के लिए जा सकते हैं, जो इच्छुक लोग होते हैं, और जो कार्य करेगा उसको वेतन उतना मिल जाएगा, है ना। अगले लिखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी? 2007 से 2012। ठीक है। इसका जो मॉडल बनाया जाता है वो सी रंगराजन जो है इसका मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। मॉडल जो बनाया था वो किसने बनाया था, सी रंगराजन, ठीक है। और इसमें जो है उद्देश्य रखा गया था, वो रखा गया था समावेशी विकास करना, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी जो थीम थी वो थी समावेशी विकास करना, ठीक है। समावेशी का मतलब हमें सभी क्षेत्रों में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। समावेशी मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट तक व्यक्ति रहे उसको भी क्या करना है। जैसे अपन सतत विकास पढ़ते हैं ना, उसी तरह से सतत विकास तो एक वो हो गया, मतलब सतत विकास भी कैसा है आपका, लगातार चलने वाला विकास। यानी कि आप देखो कि जैसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि लोगों के खाते बैंक में नहीं हुआ करते थे, या फिर सभी के घर में गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था।
तो जैसे जन धन योजना लाई गई थी, तो जन धन योजना में क्या किए गए थे, सबके जो खाते हैं जीरो अकाउंट पर खोले गए थे। फिर हमने देखा कि लोगों के लिए उज्ज्वला योजना जब आई थी भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या किए गए थे, सबको गैस सिलेंडर बांटे गए थे। तो मतलब हर घर में क्या हो गए, गैस सिलेंडर हो गए, हर व्यक्ति के क्या हो गए, खाते खुल गए। तो उस योजना ने क्या किया है, समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने लगातार सब लोगों तक जो है उसका योजना का लाभ पहुंचाया। तो ये योजनाएं क्यों लाई गई थी कि भाई सबका क्या हो, विकास हो, सबके समावेशी विकास हो। तो ये समावेशी विकास का क्या है, लक्ष्य है। समावेशी विकास में ऐसा होता है कि सारे जो है आयामों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और थोड़ा सा जोड़ लो इसमें, समावेशी विकास के साथ आत्मनिर्भरता करने सभी क्षेत्रों में, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसा बनाना है, आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, समावेशी विकास तो करना ही है, उसके साथ क्या करना है, आत्मनिर्भर भी बनना है भाई, है ना। और आत्मनिर्भर कैसे, हम भाई कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर करें, निर्भर रहें, किसी पे निर्भर नहीं रहे। क्योंकि पहले हमने देखी थी हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें हमें अनाज भी दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा है, लेकिन वो तो हरित क्रांति का भला हो स्वामीनाथन जी का, तो क्या करे, भारत में भी हरित क्रांति उन्होंने ला दी थी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो कृषि क्षेत्र में निर्भर बनाना, हमारा उद्योग क्षेत्र है वो भी अच्छा हो, और सेवा क्षेत्र भी हमारा काफी क्या हो, बेहतर हो। तो उसमें क्या होना है, हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, किसी दूसरे देश पर हमें क्या है, निर्भर नहीं रहता, है ना। शिक्षा भी आप इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि शिक्षा की जो बात है वो तो पहले ही कर दी जाती है, लेकिन शिक्षा को भी क्या करना था, इस समय आते आते जो है काफी अच्छा कर दाता। तो इसमें जो कृषि विकास दर थी, सॉरी जो जीडीपी की जो विकास दर थी वो रखी गई थी 9%। जो जीडीपी जो विकास दर थी उसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, 9%। मतलब अभी तक की योजनाओं में हमने किसी भी योजना में नहीं पढ़ा कि जो जीडीपी की विकास दर 9% रखी हो। पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा जो लक्ष्य रखा जाता है वो कौन सी में रखा जाता है, 11%। और प्राप्ति भी जो प्राप्त होती है वो 8% क्या कर पाते हैं हम इसमें अचीव कर पाते हैं। ठीक है, प्राप्ति कितनी कर पाते हैं हम, 8%। मतलब जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था कि हम विकास दर जो रहेगी जीडीपी की वो कितनी रहेगी, 9% रहेगी। सबसे ज्यादा लक्ष्य भी इसी में रखा गया, और सबसे ज्यादा प्राप्ति भी जो है इसी योजना में हमें होती। 8% हमें किसी भी लक्ष्य जो है प्राप्ति नहीं हुई थी। किसमें हुई थी, तो याद रखना 11वीं में। अब इसमें लिखिए थोड़ा, 8.3% हुई थी, है ना। 3% भी लिख लो भाई, क्यों छोड़ो, है ना। क्योंकि इकोनॉमी में अगर डाटा सही हो तो आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाता है ना। 8.3% की क्या हुई थी, हमें इसमें प्राप्ति हुई थी। मतलब सबसे ज्यादा जो प्राप्ति हुई थी वो इसी योजना में होती है ना। अब इसको लिखिए, इसमें और कुछ चीजें लिखिए। कृषि जो विकास दर थी, है ना, कुल टोटल तो कितनी हुई, 8% थी। तो इसमें जो अलग अलग थोड़ा इसमें बता दिया था कि भाई कृषि जो विकास दर रही थी वो कितनी रही थी, तो इसमें लिखिए 3%। अब यहाँ पर हम अलग अलग उसका निकाल रहे हैं कि भाई कृषि क्षेत्र में हमें कितना प्राप्त हुआ था, तो इसने 3% की दर से क्या हुई थी, इसमें वृद्धि हुई थी जब हमने 8.3% की वृद्धि दर रखी थी तब। अगला देखते हैं हम, विनिर्माण विकास दर। विनिर्माण का मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें की जाती थी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे गेहूं से हमने आटा बनाया, वो क्या हो गया, निर्माण हो गया। लेकिन आटे से हमने क्या किया, बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दिया, तो वो विनिर्माण सेक्टर कहलाएगा ना। जैसे हम लोहे, हमने खदानों में से क्या निकाला, लोहा निकाला, लेकिन उस लोहे से हमने क्या कर दी, कार निर्माण कर दी, जेसीबी बना दी, ट्रक बना दिया, बस बना दी। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां जो होती है वही क्या करती है, ऐसा कार्य करती है, बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं। तो विनिर्माण मतलब एक वस्तु का निर्माण होने के बाद में दोबारा उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ, तो उसी को बोलते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल के जो अलग अलग पार्ट होते हैं पहले तो उनको बनाया जाता है, फिर अलग अलग पार्टों को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, आपका पूरा फोन मोबाइल बना दिया जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि इसकी जो ऊपर का जो कार्ड है हमने कहीं और से मंगाया है उसका पार्ट, इसकी जो चिप है वो हमने कहीं दूसरे देश से मंगा ली, इसका जो चार्जर है वो हमने अलग देश से मंगा लिया, फिर हमने क्या कर दिया, सारों को एक साथ
जोड़ दिया तो उससे हमारा मोबाइल बन गया ना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियां होती है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करती है, फिर उनको बाद में असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर उसको बाद में पूरा बनाया जाता है ना। तो विनिर्माण जो दर थी वो लगभग थी 7.9% इस समय, है ना। अगला है चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा उस समय जो चालू खाता घाटा था वो लगभग था 7.5%। चालू खाता ये था 7.5%। अब इसमें क्या क्या हुआ था, तो एक तो 2009 में क्या आया था आपका, शिक्षा का अधिकार आया था। 2009 में कौन सा एक्ट आया था, तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, है ना। दोनों का ही राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट टू इंफॉर्मेशन कौन सी में आया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि राइट टू एजुकेशन कौन सी में आया है, आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में ना। चालू खाता घाटा मतलब हम क्या करते थे, जैसे किसी देश से ट्रेड कर रहे हैं, है ना, और ट्रेड करने के दौरान हमें क्या हो रहा है, जैसे हम ट्रेड ही नहीं करते, ब्याज के रूप में पैसा भी लेते हैं, है ना। बहुत सारा जो उधार अपन लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, लॉस हमें प्राप्त हो जाता है। तो चालू घाटा उसको बोलते हैं। जैसे हमारा अकाउंट है, अब अकाउंट में हमने पैसे जमा किए, कुछ पैसे हमने निकाल लिए, कुछ हमने ब्याज के रूप में ले लिया, तो हमारा जो पैसा है वो बैंक ने तो दे दिया लेकिन वो लॉस तो ही हुआ, हमने पैसा उधार दिया तो, और क्योंकि पैसा उधार लिया तो उसका ब्याज और देना पड़ेगा। तो अगला लिखिए, आ रही ना आवाज, ऑनलाइन वाले बता दे भाई। हाँ, 2009 में क्या हुआ था, शिक्षा का अधिकार आया था। 2010 में एक और योजना स्टार्ट हुई थी, संबल योजना, सॉरी सबला योजना ना, जो लड़कियों के लिए आज आप जाते हो आंगनवाड़ी में, अगर किसी को मिलती होगी, एक दलिए की थैली दे दी जाती थी इसमें ना। तो 2009 में क्या हुआ था, आपका राइट टू एजुकेशन आया था। और इसी के अंतर्गत 2010 में कौन सा आया था, आपका सबला योजना। ये महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर करी गई थी कि भाई जो किशोरियां रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, तो उनके अंतर्गत जो है उनका खान पान अच्छा बना रहे, उसके लिए ये सबला योजना लाई गई थी, है ना, पोषण के संबंधित है। अगला है 2011 में स्वाभिमान योजना। स्वाभिमान योजना, ठीक है। जनधन योजना के पहले ये स्वाभिमान योजना हुआ करती थी, है ना। जनधन योजना तो क्या थी, सभी के लिए जीरो बैलेंस पर अकाउंट आपका खोल दिया जाता था ना, वो जनधन योजना में था। लेकिन जनधन योजना से पहले जो इसका नाम रहता है वो स्वाभिमान योजना ही रहता है। जब जनधन योजना आती है वो आती है 2014 में आएगी आपका ना, जब पीएम बन जाते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तब वो लाते हैं जनधन योजना, ठीक है। उसके पहले ये स्वाभिमान योजना के नाम से रहती है 2011 में। भाई केंद्र में जो चीज लागू होती थी वो स्टेट में भी होती थी, स्टेट की अलग अलग हिसाब से रहती थी। जैसे भी आप मध्य प्रदेश की पढ़ोगे ना आर्थिक नियोजन, उसमें आप मध्य प्रदेश के हिसाब से पढ़ोगे। फिर जैसे अपन अभी एसडीजी पढ़ते हैं तो एसडीजी भारत के लेवल पर तो पढ़ते ही हैं,
लेकिन मध्य प्रदेश का कितने स्थान पर रहा है एसडीजी में, तो मध्य प्रदेश का फिर अलग से पढ़ते हैं अपन, है ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, भारत के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फिर अपन जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स मध्य प्रदेश का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो किस में हो गई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 12वीं और देख लीजिए ना, ये इसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये चलती है आपकी 2012 से, इसका जो टाइम पीरियड तो रहता है 2017 तक, लेकिन 2017 तक ये चल ही नहीं पाती, ये तो लगभग 2 ही साल चल पाती है। 26 मई 2014 को पीएम कौन बन जाते हैं, नरेंद्र दामोदर दास क्या करते हैं, शपथ ले लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो फिर वो आगे उसका काम जो है चलता रहता है, लेकिन उनकी आज तक भी जो है इसकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई है ना। 26 मई 2014 इसको पीएम कौन बनते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो ये जब मोदी जी पीएम बनते हैं तो याद होगा आपने कि 1 जनवरी को क्या हो जाता है, योजना आयोग किसमें बदल जाता है, नीति आयोग में। ठीक है, तो योजना आयोग क्या करता है, 5 साल के लिए जो है योजना तो बना देता है, और इस पर जो है कुछ कार्य भी होते हैं, वो आप लिख लीजिए ना। हालांकि ये पूरी 2017 तक तो चलती ही नहीं है ना, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कार्य होते हैं, तो वो कार्य आप इसमें बाद में जो है ध्यान दिए गए थे, कुछ बताए गए हैं, तो वो आप लिख लीजिए। कितना प्राप्त हुआ कितना नहीं, लक्ष्य जो है इसमें रखा गया था। आवाज आ रही है ना पीछे तक, ठीक है। तो इसमें लिखिए जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था, तो वही थे सी रंगराजन, है ना। मॉडल किसने किया था, सी रंगराजन जी ने किया था इसका ड्राफ्ट। ठीक है, मॉडल किसने बनाया था, तो सी रंगराजन के द्वारा। अगला है, इसमें क्या करना था, तीव्रता के साथ हमें समग्र समावेशी विकास करना था। इसकी जो थीम थी, तीव्र समग्र समावेशी विकास। ठीक है, बहुत तेजी के साथ क्या करना था, हमें तीव्रता के साथ क्या करना था, विकास कार्य करने थे। अगला इसमें जो लक्ष्य रखा जाता है वो 8% रखा जाता है जीडीपी का। लक्ष्य की जो प्राप्ति है इसमें कितनी रखी जाती है कि भाई 8% जीडीपी दर रखेंगे। अब आप देखो जीडीपी दर ज्यादा कम करने से क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अपन पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने बताया भी था कि जितना हमारा जीडीपी ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होने पे क्या हो जाती है, वस्तु की मूल्य बढ़ता है घटता है, घटता है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले टमाटर क्या हो गया, ज्यादा उत्पादन हो गया था। अब उस वस्तु का उत्पादन तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कीमत क्या हो गई थी, कम हो गई थी। 5 रुपए किलो बिक रहे थे, 10 रुपए किलो बिक रहे थे, है ना। तो इसलिए जो है जीडीपी की जो अगर ज्यादा विकास दर भी रख देते हैं दर, तो वो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको जो मानते हैं लगभग सकारात्मक जो रहती है वो रहती है आपकी 5+2- मतलब 6 होनी चाहिए, अगर 2 कम होगी तो 2 हो जाएगी, है ना। अगर देखा जाए आदर्श जो जीडीपी दर है वो कितनी है, 6% की होनी चाहिए। अगर 6% तक रहती है तो ना तो महंगाई बढ़ती है ना ही कम होती है, अच्छी अर्थव्यवस्था क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो इसलिए जो है, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखोगे तो भारत की जो जीडीपी दर है वो लगभग 6% के थोड़ा ऊपर ज्यादा कम नीचे होती रहती है ना। बीच में तो 8% तक भी हमारी जीडीपी दर हो गई थी, है ना। बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अपनी कोरोना महामारी थी तो उसमें जीडीपी क्या करी थी हमारी, लगभग 27% जो है लॉस में चली गई थी। इसलिए बोल रहे थे लोग -27% जो है जीडीपी हमारी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई, है ना। जीडीपी का मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स सेवाएं होती हैं वो क्या करती है, उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है ना। जीडीपी की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका भी अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है ना। तो ये आदर्श जीडीपी दरें भाई 6% मानी जाती है ना, कि किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होगी, 6% अगर रहेगी तो ठीक रहेगी, है ना।
इसलिए बोलते हैं कि अमेरिका का जीडीपी इतना बढ़ रहा है, भारत का जीडीपी इतना बढ़ रहा है ना, तो घटते बढ़ते रहते हैं ना। अगला लिखिए, इसमें जो कृषि विकास दर थी वो थी 4%, है ना। याद रखना, इसमें जो कृषि दर रहती है, विकास दर, वो कितनी रहती है, 4%, क्योंकि इसके वास्तविक जो इसमें अपने कितना प्राप्त किया है वो हमें आज तक जो है रिपोर्ट नहीं जारी हुई थी, तो वो नहीं मिलता। क्योंकि आपने देखा होगा जब योजना आयोग का काम क्या था, केवल योजनाएं बनाना था, लेकिन उसमें एनडीसी जो होती थी, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, वो क्या करती थी, वो विकास को देखती थी कि भाई कितना इस समय हमने अचीव किया है, कितना नहीं किया है। जो योजना आयोग का काम तो केवल पंचवर्षीय योजना बनाने का था, लेकिन बाद में जब नीति आयोग आता था तो इसी ने क्या किया, योजना भी यही बनाता था नीति आयोग, और उस पर काम कितना हुआ है वो भी यही देखने लगा था ना। तो आज तो टाइम पे नीति आयोग है, लेकिन योजना आयोग खत्म हो जाता है कब, जब ये नीति आयोग बन जाता है तब, है ना। अगला लिखिए, इसमें उद्योग विकास दर कितनी थी इसकी, जो आपके उद्योग विकास दर थी वो थे 10%, ठीक है। इस समय क्या किया गया था, कृषि क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोगों को जो है रोजगार के सृजन किए गए थे। 50 लाख रोजगारों का क्या किया गया था, सृजन किया गया था। इसके अलावा जो स्कूली वर्ष हैं वो इसमें बढ़ोतरी हुई थी, कि भाई देखने को मिला था कि उस समय एमडीएम की भी शुरुआत हो गई थी, कब, 1995, और 1995 के 20 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्र की भी स्थापना हो गई थी 1965 में। तो 65 में वो, और 95 में, 65 में नहीं था, 75 में था वो ना, आ जाइए। तो 1975 में तो कौन सा हुआ था आपका, आंगनबाड़ी केंद्र हुए थे स्थापित, और 1995 में कौन से हुए थे, एमडीएम। तो इसने इतना सारा जो है स्कूली शिक्षा का जो नामांकन है उसमें क्या कर दी थी, बढ़ोतरी कर दी थी। स्कूली शिक्षा में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था, लोगों ने, जो छोटे बच्चे होते थे उनका नामांकन करवाया, तो देखने को मिला कि स्कूल की जो शिक्षा है उसमें क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही थी। तो इसका हो गया था 7 वर्ष, स्कूली वर्ष 7 वर्ष, मतलब उस समय जो है बच्चे लगभग जो है 7 साल जो है लगभग सभी लोग जो है शिक्षा लेने लग गए थे। ये टारगेट रखा गया था ना किसमें, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अभी और बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत ज्यादा। अगला लिखो, इसमें महिला प्रजनन दर ये रखी गई थी 2.1%। महिला प्रजनन दर 2.1%। पहले देखने को मिलता था कि ये महिला प्रजनन दर थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, एक महिला की लगभग 10-10, 12-12 संतानें होती थी, है ना। तो इसको क्या किया गया था, परिवार नियोजन की जो स्कीम थी वो लगभग 1952 यानी कि 1952 में ही शुरू हो गई थी, फैमिली प्लानिंग की बात। लेकिन लगभग अब आते आते तो क्या है, दो ही बच्चे हम क्या करते हैं, हम दो और हमारे दो के तहत 2 ही बच्चे आप क्या कर सकते हो। मतलब सरकार जिनको नौकरियां देती है अभी वर्तमान में, वो किस आधार पर देती है कि आपके अगर 2 शिशु हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, 2 बच्चे हैं तो। अगर आपके 3 हैं तो फिर आप आराम करते रहिए, ठीक है। चाइना में तो और भी बहुत ज्यादा कम है, जापान में बहुत ज्यादा कम है, रसिया में बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए वहां क्या हो रहे हैं, लोग बूढ़े तो देखने को मिलते हैं लेकिन वहां जवान नहीं देखते, और जवान जब नहीं होंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था उतने अच्छे से नहीं चल पाएंगी। लेकिन उद्योगों में आप देखो कौन करते हैं काम, ज्यादातर युवा तो करते हैं। तो वहां युवाओं की क्या हो गई, कमी हो गई। तो उनको ऐसा डर लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं डेप्थ में नहीं चली जाए, क्योंकि प्रोडक्शन की जो गतिविधियां होती हैं उसमें कौन करते हैं काम, युवा करते हैं ना। तो हमारे साथ युवा तो हैं लेकिन वो क्या है, लापरवाह है और बेरोजगार युवा है ना, काम नहीं करते। अगला लिखो, शिशु मृत्यु दर। जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 शिशुओं पे लगभग कितने मर जाते थे, 25। पहले तो आंकड़ा इससे भी बहुत ज्यादा था, यानी कि
जब भी उनकी डिलीवरी होती थी गांव में हो जाती थी, तो गांव में कहाँ मशीनों में रखे उनको, है ना। तो बहुत ज्यादा जो शिशु हैं वो जन्म लेते से 1 साल भी वो नहीं जी पाते थे, 6 महीने भी नहीं जी पाते थे, बहुत साल 1 वर्ष का नहीं हो पाता, उसके पहले उसकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी शिशु मृत्यु दर। अभी तो और सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है, आंकड़ों में तो बहुत कम हो गई है ना, क्योंकि अब क्या हो गया, प्रसव कहाँ होने लगा है, हॉस्पिटलों में होने लगा है। तो माँ को भी बचा लिया जाता है और बच्चे को भी। इस समय जो शिशु लिंगानुपात होता है वो लिंगानुपात था लगभग 950 होता था 1000 पर। ये 1000 क्या होती है, बालकों की संख्या, उन बालकों की संख्या पे बालिकाओं की संख्या कितनी है, तो वही होता है आपका लिंगानुपात। तो बालकों की संख्या कितनी है 1000, जिन पर कितनी है 950। और बालाघाट का अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 1000 बालकों पर 1021 जो है बालिकाएं हैं बालाघाट में ना। सबसे अच्छा जो है बालाघाट का ये मध्य प्रदेश में ना। अभी कुछ नए आंकड़े आए थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उसमें सिवनी आगे चला गया है ना। तो लेकिन 2011 के अनुसार पूछे तो आपको बालाघाट ही बताना है ना। तो ये जो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना भी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं चली है, फटाफट से योजनाओं के नाम जरूर लिख लीजिए आप ना। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या किए गए थे, बताए गए थे कि भाई आंकड़े किस तरह के हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविक रिपोर्ट थी वो आज तक नहीं बताई गई है ना। तो 2013 में क्या कौन सा आया था, फूड के लिए आया था ये, कि भाई 2013 में आपका जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, या इसी को बोल देते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें यह था कि भारत का जो नागरिक है वो कोई भी भूखा नहीं रहे, उसके लिए क्या किया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लाया गया था कि भाई भारत का कोई भी नागरिक क्या होगा, अब भूखा नहीं सोएगा। इसलिए आप देखो पीडीएस के माध्यम से, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिन व्यक्तियों के पास अनाज नहीं है उनको भी क्या करते हैं 5 किलो पर केजी, मतलब जो है पर व्यक्ति को जो है उपलब्ध करवाते हैं, है ना। हालांकि उससे काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी एनजीओ को देख सकते हो, बहुत सारे कार्यकर्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं कि भाई अगर कोई भारत का नागरिक है वो भूखा ना रहे, उसको खाना वाना खिलाने का काम उनके द्वारा किया जाता है ना, तो उसकी भागीदारी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मस्जिद हो सकती है, बहुत सारे पारसी लोगों के चर्च हो सकते हैं, वहां पर भी क्या किया जाता है, सबसे उदाहरण अच्छा है गुरुद्वारों का। गुरुद्वारे में कोई भी जाए उनको रोकते ही नहीं है, आ जाओ भाई खाना खा के जाओ, बढ़िया, ठीक है। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए क्या करता, किस लिए लाया गया था कि जो खाद्य पदार्थ है उनकी क्या की जाए, सुरक्षा की जाए, ताकि भाई हमारे भारत के नागरिक क्या है भूखे ना रहे। जैसे मान लो बालाघाट में किसी दिन वेनगंगा की ज्यादा क्या हो गई, बारिश आ गई तो बहुत पानी बढ़ गया, वेनगंगा ने क्या किया, कुछ लोगों के घर बार बहा दिए, तो फिर उनके लिए क्या हो, सुरक्षित खाना रखा हो ताकि उनको उपलब्ध उस समय करवा दिया जाए। तो हमारी भारत सरकार क्या करती है, लगभग 3 साल तक भी अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई क्या आ जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे कोरोना महामारी है, अब उसमें मान लीजिए उनको खाना पीना नहीं मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सरकार के पास रखा हुआ था तो फ्री में क्या किए गए थे, लोगों के लिए पीडीएस के माध्यम से अनाज तो उपलब्ध करवा ही दिया गया था कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं है तो वो पीडीएस पे जाकर क्या कर सकते हैं, अपना राशन ले सकते हैं, और वो भी फ्री में, उनसे कोई भी 1 रुपया भी उस समय नहीं लिया गया था। अगला लिखिए 2014, जो मैं अभी बता रहा था आपको, कौन सी योजना करी गई थी, जनधन योजना ना। योजनाएं तो बहुत सारी करी गई थी, लेकिन अपन मेन योजनाएं लिख रहे हैं ना। इसके अलावा मेक इन इंडिया 2014 में ये लाई गई थी, मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में बना हुआ। अब तो एक और चीजें हैं, ये तो पहले क्या थी, मेक इन इंडिया, एक और होती है मेड इन इंडिया, मेड इन, इसमें क्या अंतर है, मेक इन इंडिया में तो ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी का भी हो सकता है, वो व्यक्ति आकर क्या कर सके, भारत में कोई प्रोडक्ट
बना सके। जैसे आप बहुत सारी विदेशी कंपनियों को देखते हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां, वो क्या करती है हमारे यहाँ पर आकर उनके नागरिक क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल फोन का आपको उदाहरण बताया है कि दक्षिण कोरिया की सिम फोन की कंपनी है सैमसंग, वो क्या करती है उसका जो यहाँ पर क्या होती है यूनिट स्थापित करते हैं, उसके लोग आते हैं वो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, भारत के पूरे क्षेत्रों में सैमसंग के मोबाइल बना दिए, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके मेक इन इंडिया में। लेकिन मेड इन इंडिया में मतलब ये है कि भारत का ही बना हो वो चीज। मतलब मेक इन इंडिया में तो ये था कि कोई भी व्यक्ति आकर क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी बना सकता है भारत के अंदर। लेकिन मेड इन इंडिया का मतलब ये कि बालाघाट का नागरिक ही क्या करेगा, यहाँ के प्रोडक्टों को बनाएगा और उनको भारत के अंदर बालाघाट के अंदर बेचेगा, तो वो मेड इन इंडिया। अभी वर्तमान में इसको चेंज कर दिया है। अगला लिखिए, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होती है। ये भी किसके लिए था, बच्चियों को आगे लाने के लिए, बेटियों के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले तो बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। ठीक है। अगला है 2015 में आपका डिजिटल इंडिया आता है। 2015 में कौन सा आता है, डिजिटल इंडिया। वर्तमान में आप यूपीआई को देख सकते हो, सब लोग क्या करने लग गए, डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन करने लग गए। लेकिन जो डिजिटल क्रांति की अगर आपसे बात की जाए तो 2014 में उसकी शुरुआत हो जाती है। डिजिटल क्रांति कब आ जाती है, 2014 में आती है। इसलिए भारत सरकार क्या कहते हैं 15 में तो डिजिटल इंडिया अभियान लाते, क्यों कि भाई डिजिटल का सब लोग क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। भला हो कोरोना का, सबको अच्छा स्मार्टफोन दिला दिया ना, सब लोग बेरोजगार हो गए थे तो काम कहाँ करें, स्मार्टफोन पे करें। ठीक है। अगला लिखिए, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें तो आपने बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा तो किया ही होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम या योजना भी बोल सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम था कि भाई भारत के लोग हैं उनको क्या किया जाए, कौशल युक्त जो है शिक्षा प्रदान करी जाए, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। उनमें कौशल होगा तो ही जाके वो क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। अगली है 2015 में मुद्रा योजना भी आई थी। ये बैंक जो है क्या करेंगे, ऐसे लोग जो क्या करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप खोलना चाहे, स्टैंड अप खोलना चाहे, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार जो है उसके लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। ये यूनिट के लिए था, माइक्रो यूनिट जो डेवलपमेंट करेगा उसके लिए था ये मुद्रा योजना। जैसे मान लो कि बालाघाट का कोई जनजाति व्यक्ति है, वो क्या कर पाता है कि अपना खुद का जो है अलग से उद्योग लगाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो मुद्रा के स्कीम के तहत क्या कर पाता है, लोन ले सकता है। 1 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 10 लाख तक का लोन है इसमें। पहले इसमें लोन की जो क्षमता थी वो कम रखी गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ा दी गई है ना। तो मुद्रा भी कब आई थी, 2015 में ना, पीएम मुद्रा के नाम से थी, है ना। अगला है पीएम मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा यार, मुद्रा का मैं नहीं लिख पाया इसमें। आप तो याद रखो, योजना का नाम रखो, फिर अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी अगर पूरा पढ़ाने लग गए तो वो टाइम हो जाएगा ना, पंचवर्षीय योजना रह जाएगी। अगला लिखिए, 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। अपन इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे जब योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो केवल आपको नाम याद हो जाए उतनी बात अच्छी है, नहीं तो फिर आप उसमें अंदर घुसोगे तो वो दिमाग में चला जाएगा क्या क्या था क्या नहीं था। फिर जब अपन योजनाएं पढ़ेंगे ना तब उसको डिटेल में पढ़ लेंगे ना। 2016 में थी आपकी उज्ज्वला योजना। इसका तो आपको पता ही है कि गैस सिलेंडर जो है सब लोगों के दिए गए थे। उज्ज्वला
योजना। एक है उजाला योजना। उजाला योजना में क्या था, एलईडी बल्ब सबको दिए गए थे ना, तो दोनों ही याद रखने हैं। उज्ज्वला किसके लिए थी, गैस सिलेंडरों के लिए थी। शुरू में 8 करोड़ जो है गैस बांटने का उन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन वो टारगेट से पहले ही अचीव कर ली गई थी, है ना। बहुत सारे गैस सिलेंडर बांटे गए थे। पहले 8 करोड़ था, बाद में इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। फिर 2016 में स्टार्टअप और स्टैंड अप। 2016 में कौन सी है, एक तो है स्टार्टअप और स्टैंड अप। ये भी क्या है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे उनके लिए थी। स्टार्टअप जो आप बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनते होंगे, छोटी छोटी जो माइक्रो यूनिटें स्थापित होती है वो किसके तहत की जाती है, स्टार्टअप और स्टैंड अप के लिए ही थी, है ना। तो ये सारे क्या है, हमने 2012 से लेकर 2017 तक के जो है कार्यक्रम देख लिए है ना, जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए थे। अब जब हम नीति आयोग का अध्ययन करेंगे तो उसके बाद बहुत सारी जो चीजें हैं जो अब तक भारत में हो रही है उसके बारे में हम अगली क्लासों में अध्ययन करते रहेंगे ना। क्योंकि अभी बैंकिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो ये जितनी भी योजनाएं जो बैंकों से जुड़ी हुई है वो सारी हम डिटेल में उस टाइम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत। तो आज तक की जो क्लास है वो तो यहीं तक रहेगी, बाकी जो है हम आगे कल की क्लास में देखेंगे ना।